हाय मैं डीएन वर्मा, स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी बाय वर्मा सर में। इस वीडियो में हम लोग 11th क्लास के एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। जो आवृतबीजी पौधे हैं उनके आंतरिक संरचना, इंटरनल मॉर्फोलॉजी का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए उसका सेक्शन काटना पड़ता है। तो सेक्शन काट कर उसको माइक्रोस्कोप में देखने पर जो संरचना नजर आता है, कौन सा लेयर है, किस लेयर में कौन सा टिश्यू है, इस सब के बारे में इसमें हम लोग जानेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं ये दो प्रकार के होते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। एक बीजपत्री पौधा और द्विबीजपत्री पौधा। तो जो एक बीजपत्री पौधे हैं इनमें भी वेजिटेटिव पार्ट है, रूट है, स्टेम है, लीफ है। डाइकॉट प्लांट्स जो हैं, द्विबीजपत्री जो पौधे हैं, इनमें भी वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, रूट है, स्टेम है और लीफ है। तो मोनोकॉट प्लांट्स के रूट, डाइकॉट प्लांट्स के रूट, मोनोकॉट प्लांट्स के स्टेम, डाइकॉट प्लांट्स के स्टेम, मोनोकॉट प्लांट्स के लीफ एवं डाइकॉट प्लांट्स के लीफ का एनाटॉमी हम लोग पढ़ेंगे। तो कुल यहाँ 6 एनाटॉमी हम लोग को पढ़ना है। एक बीजपत्री पौधों के जड़ का, तना का, पत्ती का, द्विबीजपत्री पौधों के जड़ का, तना का और पत्ती का। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में इस सब के बीच में डिफरेंसेस को देख लेंगे। रूट और स्टेम में क्या डिफरेंस है, फिर मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट में क्या अंतर है, मोनोकॉट स्टेम डाइकॉट स्टेम में क्या अंतर है, मोनोकॉट लीफ और डाइकॉट लीफ में क्या अंतर है। तो एक एक करके इसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट, यानी एक बीजपत्री पौधों के जड़ के आंतरिक संरचना के बारे में। ठीक है, एक बीजपत्री जड़ के आंतरिक संरचना के बारे में। तो आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए हम लोग एक बीजपत्री पौधे के जड़ को लेते हैं और उसका ट्रांसवर्स सेक्शन यानी अनुप्रस्थ काटते हैं। और ट्रांसवर्स सेक्शन में, अनुप्रस्थ काट में कौन कौन सा संरचना दिखेगा उसको पहले जान लेते हैं। तो अनुप्रस्थ काट में, ट्रांसवर्स सेक्शन में बाहर से सेंटर की तरफ आएंगे तो सबसे पहला परत जो है मिलेगा वो है इपीब्लेमा, जिसको पिलीफेरस लेयर भी कहते हैं। इसके बाद का बहुत सारा लेयर जो है वो है कॉर्टेक्स, उसके बाद का लेयर है एंडोडर्मिस, उसके नीचे का लेयर है पेरिसाइकल, और तब ये जाइलम फ्लोएम है जो मिलकर वेस्कुलर बंडल बनाता है। सेंटर में पीथ या मेडुला है और जाइलम तथा फ्लोएम के बीच में जो टिश्यू है वो कंजंक्टिव टिश्यू है। यानी हम लोग अगर एक बीजपत्री जड़ का अनुप्रस्थ काटते हैं तो कौन कौन सा संरचना दिखेगा, इपीब्लेमा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल, पीथ या मेडुला एवं कंजंक्टिव टिश्यू। ये सारे जो है परत नजर आएंगे। अब एक एक परत को हम लोग एक एक करके जो है एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं इपीब्लेमा में, यानी ये जो है सबसे बाहरी परत है, बाह्य त्वचा है किसका, जड़ का, जिसको इपीडर्मिस नहीं कहते हैं। स्टेम के केस में, लीफ के केस में इपीडर्मिस कहेंगे, लेकिन रूट के केस में इसको इपीब्लेमा या पिलीफेरस लेयर कहा जाता है। तो इपीब्लेमा का हम लोग पहला जो हम लोग का है, जो इपीब्लेमा है, इसका हम लोग जान लेते हैं कि इसका जो है पोजीशन जो है कहाँ पर है। ठीक है, तो स्थान हम लोग देख रहे हैं कहाँ है, सबसे बाहर है। तो कहेंगे कि इपीब्लेमा जो हमारा है इसका पोजीशन कहाँ है, तो आउटर मोस्ट है। आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर। कहाँ स्थान है इसका, तो आउटर मोस्ट यानी सबसे बाहर स्थान है। उसके बाद जान लेंगे इसका टाइप ऑफ सेल कैसा है, यानी कोशिका का प्रकार। पहले जाने उसका स्थान कहाँ पर है, तो सबसे बाहर। फिर जान लेंगे कि इपीब्लेमा को बनाने वाला जो कोशिका है, सेल है, किस तरह का सेल है, टाइप ऑफ सेल कैसा है, तो पैरेनकाइमेटस सेल है, यानी मृदुतक है। कैसा है ये, पैरेनकाइमा है यानी मृदुतक है। ठीक है, उसके बाद जान लेंगे
कि शेप ऑफ सेल कैसा है। शेप ऑफ सेल करने का मतलब है कोशिका की आकृति। तो कोशिका का आकृति हम लोग देख रहे हैं कैसा है, बैरल शेप्ड है, हिंदी में कहते हैं पीपे नुमा। तो शेप ऑफ सेल्स जो है, कोशिकाओं की आकृति जो है कैसा है एपिब्लेमा में, तो बैरल शेप्ड है यानी पीपे नुमा है। ठीक है, उसके बाद जान लेंगे नंबर ऑफ लेयर्स, परतों की संख्या, कितने परत से बना हुआ है, तो नंबर ऑफ लेयर जो है वो है 1। परत की संख्या कितनी है, एक परत से बना हुआ है पैरेन्काइमा के। उसके बाद जान लेंगे कि सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है या नहीं है। तो जब बैरल शेप्ड सेल है तो इंटरसेलुलर स्पेस जो है इसमें नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है। तो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। और बाहर क्यूटिकल होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा। स्टेम में क्यूटिकल पाया जाता है लेकिन रूट के केस में क्यूटिकल नहीं होता है, क्योंकि रूट को पानी को एब्जॉर्ब करना है, वाटर को एब्जॉर्ब करना है, इसलिए बाहर क्यूटिकल नहीं है। क्यूटिकल क्या है, वैक्स जैसा, वैक्सी लेयर जो है, मोम जैसा वैक्सी लेयर क्यूटिकल कहलाता है, जो स्टेम और लीफ के एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा के बाहरी सतह पर रहता है, लेकिन जड़ में क्यूटिकल नहीं पाया जाता है। तो क्यूटिकल क्या हो गया, एब्सेंट हो गया। और उसके बाद रूट हेयर्स, तो रूट हेयर्स जो है पाए जाएंगे और ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। यूनिसेलुलर करने का मतलब जो एपिब्लेमा का सेल है यही एक्सटेंड होकर आउटग्रो करके जो है रूट हेयर बनाता है, जो कि मिट्टी से वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, पानी और उसमें घुले हुए लवणों को अवशोषित करता है। अब इसका फंक्शन जान लेंगे। एपिब्लेमा का फंक्शन क्या है, तो चूंकि ये सबसे बाहरी परत है तो ये जो है जड़ को बाहर से सुरक्षा प्रदान कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। उसके बाद इस पर उपस्थित जो रूट हेयर्स हैं ये सॉइल से वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स यानी मिट्टी से पानी और घुले हुए लवणों को अवशोषित करने में मदद करते हैं। तो इतना सारा हम लोग कैरेक्टर जाने किसके बारे में, एपिब्लेमा के बारे में, जो कि रूट का जो है एनाटॉमी जो देख रहे हैं इसमें सबसे बाहरी परत है। तो अब जान लेते हैं दूसरे परत के बारे में। एपिब्लेमा के बाद का जो लेयर है, इतना दूर का लेयर जो है वो कॉर्टेक्स कहलाता है। तो हम लोग कॉर्टेक्स के बारे में जान लेते हैं कि कॉर्टेक्स का पोजीशन, स्थान कहाँ है, तो देख रहे हैं बिलो एपिब्लेमा। कॉर्टेक्स किसके नीचे है, एपिब्लेमा के नीचे है। तो पोजीशन में हम लोग लिखेंगे बिलो एपिब्लेमा यानी बाह्य त्वचा के नीचे, एपिब्लेमा के नीचे है। टाइप ऑफ सेल इसका कैसा है, पैरेन्काइमेटस है यानी मृदुतक है। उसके बाद शेप ऑफ सेल इसका कैसा है, कोशिकाओं की आकृति गोल या अंडाकार, राउंड और ओवल। तो शेप ऑफ सेल्स हम लोग देख लिए कैसा है, राउंड और ओवल है यानी गोल या अंडाकार है। उसके बाद नंबर ऑफ लेयर्स, परतों की संख्या, कितने परत में बना हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे मैनी यानी परतों की संख्या कितनी है, तो कई परत हैं, कई लेयर्स हैं। ठीक है, तो परतों की संख्या कई। और उसके बाद जो है सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है या नहीं, अंतः कोशिकीय अवकाश है या नहीं, तो जितना भी गोल या अंडाकार सेल होगा उसके बाहर जगह बचेगा ही बचेगा। तो इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो पाया जाता है यानी उपस्थित होता है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट। और फंक्शन क्या है, तो इसका कार्य है फूड स्टोरेज, भोजन को स्टोर करना। अब जान लेते हैं कॉर्टेक्स के बाद वाले परत को। कॉर्टेक्स के बाद वाले परत को जो डीप ब्लैक से दिखाए हैं, ये जो हमारा लेयर है पूरा जो सर्कुलर है ये इंडोडर्मिस है। तो एपिब्लेमा देखे, कॉर्टेक्स देखे, मैनी लेयर्ड है। अब अगला लेयर जो हम लोग का तीसरा है वो है इंडोडर्मिस, अंतः त्वचा। ठीक है, तो इंडोडर्मिस में देख लेंगे पोजीशन कहाँ है, तो देख रहे हैं कि कॉर्टेक्स के सबसे निचले परत के नीचे है। तो पोजीशन हो जाएगा बिलो द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स यानी कॉर्टेक्स के सबसे निचले परत के नीचे। टाइप ऑफ सेल इसका कैसा है, तो टाइप ऑफ सेल इसका भी पैरेन्काइमेटस सेल है यानी मृदुतक से बना हुआ है।
तो टाइप ऑफ सेल कोशिका का प्रकार हो गया मृदुतक। उसके बाद शेप ऑफ सेल देख रहे हैं कैसा है, बैरल शेप्ड है, पीपेनुमा है। उसके बाद नंबर ऑफ लेयर कितना है, जनरली 1 ही होता है। परत की संख्या कितनी है, 1 है। और इंटरसेलुलर स्पेस यानी अंतःकोशिकीय अवकाश एब्सेंट है यानी अनुपस्थित है। अब यहाँ एक पिकुलियर कैरेक्टर है, क्या है कि जो प्रोटोजाइलम है इसके सामने वाले इंडोडर्मिस के सेल को छोड़कर बाकी जो सेल बच जा रहा है, यानी प्रोटोजाइलम को के सामने वाला जो इंडोडर्मिस का सेल है इसको छोड़कर, प्रोटोजाइलम के सामने वाले को छोड़कर बाकी जो सेल बच रहा है इसमें इनर और रेडियल वॉल जो है थिक होता है। द इनर एंड रेडियल वॉल ऑफ इंडोडर्मिस इज थिक, मोटा होता है। क्यों मोटा होता है, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन, इसमें सुबेरिन नाम के पदार्थ का जमाव है। और इस थिकनिंग को कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं। क्या कहेंगे, कैस्पेरियन स्ट्रिप, कैस्पर की पट्टी कहा जाता है। और जो प्रोटोजाइलम के सामने वाला सेल है इसका इनर वॉल थिक नहीं है, तो इसको हम लोग पैसेज सेल कहते हैं, क्योंकि ये पानी को आने का रास्ता, स्टीलर रीजन में पानी को जाने का रास्ता यही देता है। तो इंडोडर्मिस से लेकर बाहर का जो रीजन है वो एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन है, और इंडोडर्मिस के अंदर का रीजन जो है वो स्टीलर रीजन कहलाता है। तो पैसेज सेल जो प्रोटोजाइलम के जस्ट अपोजिट में है, जिसका इनर वॉल थिक नहीं है, साइड वाला वॉल रेडियल वॉल थिक है लेकिन इनर वॉल थिक नहीं है, ये पानी को अंदर आने देता है जिससे पानी जाइलम में ही जाए, तो इसको पैसेज सेल कहते हैं। बाकी जहां प्रोटोजाइलम नहीं है वहां इनर और रेडियल वॉल दोनों थिक है, जिसको कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं। और ये किसके कारण थिक है, तो सुबेरिन के जमाव के कारण ये मोटा होता है। तो कैस्पेरियन स्ट्राइप जो थिकनिंग है इनर और रेडियल वॉल का इज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन, सुबेरिन के जमाव के कारण होता है। तो हम लोग जान लिए कैस्पेरियन स्ट्रिप के बारे में जान लिए। अब इसका हम लोग फंक्शन देख लेंगे, कार्य क्या है। तो जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है ये वाल जो है सुबेरिन जमा हो गया, और सुबेरिन हम लोग जानते हैं कि वाटर के लिए इम्परवियस होता है, पानी को पार नहीं होने देता है। तो जहां तक कैस्पेरियन स्ट्राइप होगा वहां से पानी स्टीलर रीजन में नहीं आएगा। कहां से आएगा, पैसेज सेल से आएगा, क्योंकि पैसेज सेल का इनर वॉल क्या है, पतला है। तो स्टीलर रीजन में पानी पैसेज सेल से आएगा, और ठीक पैसेज सेल के सामने जाइलम पड़ रहा है तो वहां से होते हुए पैसेज सेल के पेरिसाइकिल के साइकिल सेल को पार करते हुए सेल जो है माने पानी जो है वो डिफ्यूज करके पहुंच जाएगा कहां पर, जाइलम के प्रोटोजाइलम में, फिर धीरे धीरे मेटाजाइलम तक। तो कहता है कि यहाँ फंक्शन क्या है, तो कैस्पेरियन स्ट्रिप पानी को स्टीलर रीजन में जाने से रोक रहा है ताकि पानी जो है पैसेज सेल से होकर ही जाए और जाइलम में पहुंचे। और पैसेज सेल का काम क्या है कि ये पानी को कॉर्टेक्स से स्टीलर रीजन में इंडोडर्मिस होते हुए स्टीलर रीजन में आने देता है। तो ये हम लोग फंक्शन जान गए कैस्पेरियन स्ट्रिप का और पैसेज सेल का। कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या है, पैसेज सेल क्या है जान गए, और क्यों जो है ये थिकनिंग है जान गए, सुबेरिन के जमाव के कारण थिकनिंग है। तो ये हमारा लेयर हो गया कौन सा, इंडोडर्मिस। अब जान लेते हैं इंडोडर्मिस के बाद वाले परत को। तो इंडोडर्मिस के अंदर के तरफ का जो लेयर है इसको पेरिसाइकिल कहा जाता है, हिंदी में परिरंभ करते हैं। तो पेरिसाइकिल या परिरंभ, इसके बारे में जान लेते हैं कि पेरिसाइकिल या परिरंभ इसका पोजीशन कहाँ है। तो देख रहे हैं इंडोडर्मिस के ठीक नीचे है, तो पोजीशन बिलो इंडोडर्मिस, स्थान कहाँ है, इंडोडर्मिस के नीचे है। टाइप ऑफ सेल, इसको बनाने वाला कोशिका कैसा है, पैरेनकाइमेटस है, यानी कोशिका का प्रकार मृदुतक है। शेप ऑफ सेल्स बैरल शेप, यानी कोशिकाओं की आकृति कैसा है, पीपेनुमा है, देख रहे हैं बैरल शेप है, पीपेनुमा है। उसके बाद नंबर ऑफ लेयर कितना है, तो पेरिसाइकिल का लेयर जो है जनरली 1 लेयर का ही रूट में रहता है। और उसके बाद कहता है इंटरसेलुलर स्पेस होगा कि नहीं होगा, तो जब बैरल शेप्ड सेल है आपस में सटा हुआ है तो बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, तो अंतःकोशिकीय अवकाश अनुपस्थित होता है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। और जो इसका वॉल है वो काफी थिक होता है। तो पेरिसाइकिल को बनाने वाला जो सेल है इसका दीवार क्या है, वॉल जो है थिक है। और इसका फंक्शन क्या है,
तो ये लैटरल रूट्स को जो है पार्श्व रूप से जो जड़ का जो है निकलता है उसको ये जन्म देता है, नहीं यहीं से लैटरल रूट्स पार्श्व जड़ जो है वो निकलते हैं। तो ये इसका कार्य हो गया। अब जान लेते हैं वैस्कुलर बंडल के बारे में। तो अगला जो हम लोग का है वो वैस्कुलर बंडल, देख रहे हैं पेरीसाइकिल के नीचे वैस्कुलर बंडल जो है सजा हुआ है। तो वैस्कुलर बंडल जो है इसका पोजीशन कहाँ है, तो बिलो पेरीसाइकिल यानी संवहन पुल। वैस्कुलर बंडल को हिंदी में कहते हैं संवहन पुल। इसका स्थान कहाँ हो गया, तो इसका स्थान जो है वो परिरंभ के नीचे, पेरीसाइकिल के नीचे होता है। उसके बाद टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल कैसा है, तो रेडियल है, रूट में रेडियल पाया जाता है। टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल कैसा होगा, रेडियल होगा। रेडियल कहने का मतलब है सब वैस्कुलर बंडल जो है, जो जाइलम फ्लोएम है, ये अलग अलग रेडियस पर सजा हुआ है। एक ही रेडियस पर जाइलम और फ्लोएम दोनों नहीं है। जाइलम का अलग रेडियस पर है, फ्लोएम अलग रेडियस पर है। और जाइलम और फ्लोएम जो है अल्टरनेटली अरेंज्ड है, यानी एक जाइलम है फिर फ्लोएम है, फिर जाइलम का बंडल है तो फ्लोएम का बंडल, फिर जाइलम का बंडल है और उसके बाद फ्लोएम का बंडल है। तो कहता है कि जो टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल है रेडियल है, यानी रेडियल करने के मतलब त्रिज्याई है, अलग अलग त्रिज्या पर लगा हुआ है, ठीक है। और जाइलम फ्लोएम एकांतर रूप से सजे हुए हैं, यानी एक जाइलम उसके बाद फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर उसके बाद फ्लोएम। तो देख रहे हैं जाइलम फ्लोएम जो डीप ब्लैक कलर का दिख रहा है जाइलम है, दो जाइलम के बीच में जो दिख रहा है ये फ्लोएम है। तो जाइलम फ्लोएम एकांतर रूप से लगे हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद कहता है नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मोनोकॉट रूट को जो है पहचानने का मुख्य लक्षण है इसमें वैस्कुलर बंडल में नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल, इसमें टिक लगाए हुए हैं। क्या है ये, तो 7 to 15 जो जाइलम या फ्लोएम का संख्या काउंट कर लेंगे, तो या दोनों को जोड़कर काउंट करेंगे या कोई एक को काउंट कर लेंगे। जाइलम अगर 7 से 15 है या फ्लोएम 7 से 15 है तो इसका मतलब क्या है, ये मोनोकॉट रूट है, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, या जिससे कि हम लोग जो है हम लोग पहचानते हैं कि जो दिया गया सेक्शन हमारा है ये मोनोकॉट रूट है कि डाइकॉट रूट है। तो 7 से 15 वैस्कुलर बंडल इसमें है, इसलिए कैसा रूट है, ये मोनोकॉट रूट है, ठीक है। तो टाइप ऑफ जाइलम के बारे में जान लेते हैं। टाइप ऑफ जाइलम कैसा है, एग्जार्च है। एग्जार्च करने का मतलब है कि प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर। जिस वेसल का डायमीटर कम दिख रहा है ये प्रोटोजाइलम है, जिसका डायमीटर ज्यादा दिख रहा है ये मेटाजाइलम है। तो प्रोटोजाइलम देख रहे हैं कहाँ है, पेरिफेरी के तरफ है, और मेटाजाइलम कहाँ है, सेंटर के तरफ। तो जब प्रोटोजाइलम परिधि की ओर हो, मेटाजाइलम केंद्र की ओर हो, तो इस तरह का जाइलम एग्जार्च कहलाता है। तो रूट में एग्जार्च ही पाया जाता है, चाहे वो मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो, ठीक है। तो रूट्स में रेडियल और एग्जार्च होगा। रेडियल मतलब अलग अलग त्रिज्या पर सजे हुए हैं, अल्टरनेटली सजे हुए हैं। प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी, परिधि की ओर है, मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स सेंटर, मेटाजाइलम केंद्र की ओर है, तो जाइलम एग्जार्च है। अब जान लेते हैं इसके फंक्शन के बारे में। तो वैस्कुलर बंडल का फंक्शन तो हम लोग जानते ही हैं कि इसका फंक्शन क्या है, कंडक्शन ऑफ वाटर, डिजॉल्व मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स, पदार्थों का संवहन करता है, किसका, पानी का, घुले हुए लवणों का और भोजन का। तो इसमें जो जाइलम है इसका काम है वाटर और मिनरल्स को जो है कंडक्ट करना, यानी जाइलम जो है वो पानी और घुले हुए लवणों का संवहन करता है, और फ्लोएम जो है वो भोजन का संवहन करता है। तो ये हो गया फंक्शन किसका, वैस्कुलर बंडल का। अब जान लेते हैं पिथ या मेडुला के बारे में जो सेंटर में है। तो पिथ या मेडुला जो है इसका पोजीशन कहाँ है, तो पोजीशन जो है इसका सेंटर में है। जो जाइलम का मेटाजाइलम जो देख रहे हैं इसके अंदर वाला जितना रीजन गोलाई में है इस सबको जो है पिथ या मेडुला कहते हैं। टाइप ऑफ सेल इसका कैसा है, पैरेनकाइमेटस है, पैरेनकाइमा से बना हुआ है, यानी कोशिका का प्रकार कैसा है, मृदुतक है। शेप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं की आकृति, आकृति कैसा है, गोल या अंडाकार है, देख रहे हैं सेल को। और उसके बाद इंटरसेलुलर स्पेस, और इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो प्रेजेंट है। हम जानते हैं कि जब सेल का आकृति गोल या अंडाकार होगा, शेप जो है राउंड या ओवल होगा, तो इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाएगा, यानी अंतःकोश की अवकाश उपस्थित होगा। और उसके बाद जो है इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर जो है, जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है कि ये वेल डेवलप्ड होता है, पूर्ण विकसित होता है। तो मोनोकॉट रूट में जो पिथ है वो वेल डेवलप्ड है, और डाइकॉट से डिफ्रेंशिएट करना होगा तो हम लोग वहां कहेंगे इल डेवलप्ड है, कम विकसित है, और यहाँ वेल डेवलप्ड है यानी ज्यादा विकसित है। तो इसका जो है एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है कि ये कैसा होता है, वेल डेवलप्ड होता है, यानी काफी
विकसित होता है। डाइकॉट की तुलना में ज़्यादा एरिया जो है ये कवर करता है। तो कहेंगे कि मोनोकॉट रूट का जो पिथ है वो वेल डेवलप्ड है और डाइकॉट में इल डेवलप्ड है। तो कंपैरिजन हम लोग बाद में देखेंगे। यहाँ हम लोग लिखेंगे वेल डेवलप्ड यानी पूर्ण विकसित। अब इसका कार्य जान लेते हैं। कार्य क्या है? तो जो पिथ या मेडुला है, इसका कार्य क्या है? तो ये भोजन को मूलतः जो है स्टोर करता है। इसका काम क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड, यानी भोजन को जमा करना और डिस्ट्रीब्यूशन है उसको वितरित करना। अब अगला जो है वो है कंजंक्टिव टिश्यू। कंजंक्टिव टिश्यू जो है क्या है? तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो जगह बच रहा है, यहाँ जो टिश्यू भरा हुआ है इसको हम लोग यहाँ कंजंक्टिव टिश्यू कहते हैं। रूट के केस में कंजंक्टिव टिश्यू कह रहे हैं, और यही स्टेम के केस में जो डाइकॉट स्टेम में देखेंगे तो वहाँ उसको जो है मेडुलरी रेस कहते हैं। मेडुला से रेस की तरह निकला हुआ दिख रहा है तो मेडुलरी रेस, लेकिन यहाँ इसको कंजंक्टिव टिश्यू कहते हैं। कंजंक्टिव टिश्यू का पोजीशन कहाँ है? तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में है। इसका टाइप ऑफ सेल कैसा है? पैरेन्काइमा है, ये भी मृदुतक है। शेप ऑफ सेल इसका कैसा है? गोल या अंडाकार है, देख रहे हैं। और गोल या अंडाकार होगा तो इंटरसेलुलर स्पेस होगा ही होगा, यानी अंतःकोशिकीय अवकाश उपस्थित है। कार्य इसका भी क्या है? तो फूड स्टोरेज है और रेडियल कंडक्शन ऑफ मटेरियल्स, यानी ये जाइलम से पदार्थ को लेकर रेडियली सेंटर तक भेजता है या फ्लोएम से पदार्थ को लेकर सेंटर तक भेजता है। यानी ये जाइलम फ्लोएम से भोजन, पानी और घुले हुए लवणों को लेकर सेंटर तक भेजता है। ठीक है, तो ये रेडियल कंडक्शन करता है पदार्थ का और भोजन को स्टोर भी करता है। तो हम लोग जान गए कि ये जो है जितना भी लेयर है रूट में, एपिडर्मिस यानी एपिब्लेमा रूट में कहते हैं, या पिलीफेरस लेयर, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल, पिथ या मेडुला और कंजंक्टिव टिश्यू के बारे में। तो इतना सारा परत हम लोग देखे मोनोकॉट में। तो फिर हम लोग डाइकॉट देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट, यानी द्विबीजपत्री पौधे के जड़ के आंतरिक संरचना के बारे में, और उसके बाद वहीं थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके भी बता देंगे, और ऐसे हम लोग डिफरेंस अलग से भी वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।